आक्रामक रूप में नजर आए। अब अदिति, क्योंकि चूंकि पॉलिटिक्स खूब हो रही है और सदन में इस बार विपक्ष जिस रूप में नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता पिछले 10 सालों में कभी इस तरीके से विपक्ष अपने आप को अख्तियार करके और तैयारी के साथ बैठा कभी भी नजर आया। हमने देखा बजट का मुद्दा हो, ओबीसी का मुद्दा हो या फिर रेल हादसों का मुद्दा हो, विपक्ष इसे बहुत स्ट्रांगली उठा रहा है। लेकिन आज जब अश्विनी वैष्णव का तेवर दिखा और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो क्या कह रही है अदिति? देखिए, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में पीड़ा भी नजर आई और एक कहीं ना कहीं आप देखें कि राजनीति अब दूसरी दिशा में जा रही है। जब विपक्ष कुछ कहता है, सरकार के लोग आक्रामक नजर आते हैं। आपने अनुराग ठाकुर को आक्रामक देखा, आपने निर्मला सीतारमण जो अक्सर पॉलिटिकल भाषण नहीं देती, शायद क्योंकि आप खुद पार्लियामेंट में रहते हैं, हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं कि निर्मला जी का इतना अच्छा भाषण रहा पॉलिटिकल। ठीक वैसे ही अश्विनी वैष्णव ब्यूरोक्रेसी बैकग्राउंड से आते हैं, कभी भी इसमें पॉलिटिकल नहीं होते। तो अब आपने देखा कि ये जो मैसेज जा रहा है संसद बेहद महत्वपूर्ण है। संसद में उठी हर बात, संसद में बोली गई हर बात, संसद में की गया हर काम देश की नजरों में रहता है। अब जरूरी है कि जब विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष की संख्या बढ़ी है, अब वो लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष के लिए सबसे बेहतर, कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है उसके लिए सबसे बेहतर है तो बिना आंकड़ों के सवाल खड़ा कर सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आंकड़ों के साथ उसका जवाब दे। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी आक्रामक है। सरकार हर एक बात को मुद्दा बनाती है और हर एक बात पर आक्रामक नजर आती है। और जब ये बात होती है कि अनुराग ठाकुर बात कर रहे हैं जाति की, राहुल गांधी की, तो सरकार कहती है कि जब राहुल गांधी अखिलेश यादव रोज जाति की बात करते हैं तो अनुराग क्यों नहीं कर सकते। तो आज जो अश्विनी वैष्णव का भाषण था, वो रेल मंत्री बतौर रेल मंत्री अपने पूरे रेल कर्मियों के साथ खड़ा होना 12 लाख और 2 करोड़ यात्री जो रोज ट्रैवल करते हैं उनके सम्मान के लिए खड़ा होना और एक साथ ये दर्शाना कि आप केवल झूठ बोलते हैं, आप केवल सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते हैं, आप उन 2 करोड़ लोगों के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये ठीक वैसी राजनीति है जैसा अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते हैं। ये तो डर की राजनीति करती है सरकार, ये तो डराती है, धमकाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये बताया जा रहा है कि परोसा जा रहा है या बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरी सामने वाली पार्टी है, जैसे बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, राहुल गांधी केवल बरगला रहे हैं, गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और वही विपक्ष कोशिश कर रही है कि अब ये सरकार गिरने वाली है और ये सरकार के पास दम नहीं है और सरकार के हाथ से चीजें अनकंट्रोल हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स की राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसमें आज अश्विनी वैष्णव ने जो आज सदन के अंदर जो बात है और सदन के आसपास जो बातें हुई है कि अश्विनी वैष्णव का पहली बार ये रूप देखा और वो विपक्ष पे आक्रामक रहे और विपक्ष को धो डाला। इस तरह की बातें आज सदन से आपको सुनाई देंगी अगर चर्चा में बात निकल कर आ रही है। अदिति, इस बार के सत्र में एक अलग और खास चीज और भी हुई कि जब भी राहुल गांधी बोलने उठे तो ये पहली बार था इन 10 सालों में कि केंद्रीय मंत्रियों को उठना पड़ा और उन्हें चुप कराने के लिए या फिर उन्हें टोकने के लिए। अब आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, आपने अंदाज के बारे में जिक्र किया, अंदाज़े बयां क्या था वो हम सब ने सदन में देखा, फिर वो अनुराग ठाकुर हो या फिर अश्विनी वैष्णव। क्या ये माना जाए कि विपक्षी गठबंधन जो एकजुट हुआ है वो उनका एकजुट होना ये एक प्रमुख वजह है कि बीजेपी को भी अब समझ में आ रहा है और साथ में जो नंबर गेम इस बार के इलेक्शन में हमें नजर आया, क्या बीजेपी ये समझने लग गई है कि अब राह बीजेपी के लिए इतनी आसान आगे होने वाली नहीं है, खासतौर पे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी? ये बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि हम मंत्री नेता और जो आला कमान से मिलते हैं तो ये बात समझ आती है। परसेप्शन भले ही अभी ऐसा जा रहा है, कहीं ना कहीं राह आसान नजर नहीं आ रही है और जाहिर तौर पे आंकड़े ही पॉलिटिक्स की आईना है। ऐसे में जो 240 का आंकड़ा सरकार बीजेपी के पास आया है तो ये परसेप्शन बनने लगा है कि अब सरकार कमजोर हो गई है, अब सरकार के हाथ से चीजें निकल रही हैं। लेकिन जब हम बीजेपी के बड़े नेता के साथ थे तो उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों के नतीजे आपको ये बता देंगे कि विपक्ष का जो ये एजेंडा है, जो ये हिंदुत्व को तोड़ देने वाला या हिंदुत्व के वोट बैंक में सेंधमारी करने वाला, हम उसको खत्म कर देंगे। दरअसल लड़ाई है महाराष्ट्र की, झारखंड की, हरियाणा की। सदन में अभी जो कुछ भी बोला जा रहा है वो आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान वापस दोहराया जाएगा। यानी विपक्ष ये बताएगा कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं, सरकार ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं करा। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन की आर्मी को दुरुस्त कर रही है, लोगों को दुरुस्त कर रही है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के जो नजारे सामने आए उससे कहीं ना कहीं एक और बार ये मैसेज गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। लेकिन
ये कह देना कि कमजोर हो गई है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा के साथ में काम करना और उसके बाद नरेंद्र मोदी का चेहरा, इसके साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई में आगे निकलना चाहती है इन आगामी चुनाव में। लेकिन सवाल ये उठता है कि संसद से निकला हुआ मैसेज लोग किसका बाय कर रहे हैं, क्या? और कहीं ना कहीं देखिए, नरेंद्र मोदी को सब बहुत ही मजबूत नेता मानते आए हैं और उस मजबूती के साथ देखना चाहते हैं, बड़े फैसलों के साथ देखना चाहते हैं। और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी कुछ बड़े फैसले लेकर नजर आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी पसंद किए जाते हैं 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी, घर में घुसकर जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में जो जनता है, अभी उनसे इंटरेक्शन नरेंद्र मोदी का बढ़ेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही 9 अगस्त को संसद सत्र खत्म होगा, नरेंद्र मोदी का पहले सरकारी और फिर राजनीतिक चुनाव प्रचार शुरू होगा। और ऐसे में अब नरेंद्र मोदी जाकर बात करेंगे। और एक बहुत खास बात मैं आपको बताऊं, जहां हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या बीजेपी को राह आसान नहीं लग रही? बीजेपी तो जो पंचायत के चुनाव हो या पार्षद के चुनाव भी उतनी ही गहनता से काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने भी 2 टूक अपने संगठन के लोगों को कहा कि मुझे रियलिटी रिपोर्ट जाननी है। उन्होंने संगठन के लोगों से ये कहा है कि मुझे फीडबैक 100% चाहिए। नरेंद्र मोदी को भी ये समझ आ गया है, उनकी टीम को भी समझ आया है कि जो फीडबैक जमीन से आ रहा है वो पूरी तरीके से फिल्टर होकर आ रहा है, यानी कि साफ फीडबैक नहीं आ रहा। चाहे फिर वो अयोध्या की बात कर ले, चाहे फिर वो उनके खुद के बनारस की बात कर ले, देश भर की बात कर ले। तो ऐसी स्थिति में अब नरेंद्र मोदी ने 2 टूक अपनी टीम को कहा है कि जमीन पर जो कुछ भी है मुझे बताओ और उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरे तक फीडबैक पूरा पहुंचना चाहिए। तो जहां तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी एक बार फिर अपनी रणनीति के साथ उठ रही है, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में उसमें दोनों के लिए ही चुनौती है, चाहे परसेप्शन वाइज राहुल गांधी के लिए चुनौती है कि क्या वो जो मोमेंटम क्रिएट किया है 2024 में वो खड़ा रख पाते हैं। जो अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि 10 जो उपचुनाव है उस पर वो अपना मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं। तो चुनौती सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और यही वजह है कि सब एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं संसद के अंदर। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए।